दोस्तों, हमारी धरती पर आग, हवा, पानी जो भी है वह सब सूरज की देन है। बिना सूर्य के धरती पर जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। सूरज हमें खाना, गर्मी और रोशनी देता है। पेड़ पौधे इसी रोशनी से अपना खाना बनाते हैं। सूरज की वजह से ही हमारी धरती पर पानी ठोस, द्रव और गैस के रूप में मिलता है। यह धरती के जलवायु और मौसम को प्रभावित करता है। इसकी वजह से ही दिन और रात होते हैं। दोस्तों, अगर सूरज ना होता तो हमारी धरती बिल्कुल ठंडी और अंधेरी होती। सूरज हमारे लिए एक वरदान से कम नहीं है, लेकिन यह वरदान ही एक दिन हमारी धरती के विनाश का कारण बनेगा। और यह विनाश कब होगा और सूरज के ऐसे वो क्या रहस्य हैं जो हम नहीं जानते, जानेंगे इस एपिसोड के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवराम सिंह राठौर और आप देख रहे हैं रिसर्च टीवी इंडिया। दोस्तों, सूरज हमारी पृथ्वी पर जीवन का आधार है। वैसे तो सूरज के बारे में हम सभी थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन सूरज कैसे बना, यह ऊर्जा कैसे पैदा करता है, इसके कोरोना का क्या रहस्य है और इसका अंत कैसे होगा, जानेंगे कुछ ऐसी ही बातें। सूरज का जन्म। सूरज के जन्म के बारे में बहुत से वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी अलग अलग थ्योरी दी है, लेकिन सूरज कैसे बना, इसके लिए सबसे पुरानी और एक्सेप्टेबल थ्योरी सन 1755 ईस्वी में जर्मन दार्शनिक इमैनुएल कैंट ने दी, जिसे नेबुलर थ्योरी या नेबुलर हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक हमारे सौरमंडल और सूर्य का निर्माण नेबुला मटेरियल से हुआ है। नेबुला ब्रह्मांड में धूल और गैसों का एक बादल होता है, जिसमें हाइड्रोजन सबसे अधिक होती है। इस थ्योरी के मुताबिक हमारे सूर्य का जन्म करीब 4.5 अरब वर्ष पूर्व आकाशगंगा में उपस्थित किसी विशाल गैस के बादल के हिस्से के ढहने से हुई। यह थ्योरी बताती है कि वह स्थान जहां हमारा सूर्य बना, उसके आसपास एक से अधिक सुपरनोवा जरूर रहे होंगे। किसी सुपरनोवा की मैग्नेटिक वेव्स की वजह से उन गैस के बादलों में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन पैदा हुआ और वे बादल कंडेंस हो गए, जिससे उन बादलों ने घूमना शुरू कर दिया और एक डिस्क का रूप ले लिया। बादलों का एक बहुत बड़ा हिस्सा केंद्र में जमा हो गया और बाकी बचा हिस्सा लाखों किलोमीटर तक उसके ऑर्बिट में घूमने लगा। केंद्र में गैसों के बहुत अधिक कंडेंस होने के कारण वहां प्लाज्मा बन गया और फिर शुरू हुई न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन, जिसके कारण बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा पैदा होने लगी और यह प्रोसेस लाखों सालों तक यूं ही चलती रही। उसके बाद जन्म हुआ एक तारे का, और जो डिस्क केंद्र के चारों ओर घूम रही थी, उसमें गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से घूमते हुए गैस और बादलों के कण आपस में जुड़ते चले गए और इस प्रोसेस में लाखों साल ऐसे ही बीत गए। इस तरह उस डिस्क ने आगे चलकर उस तारे की लेयर्स का रूप ले लिया और इस तरह जन्म हुआ हमारे सूर्य का। दोस्तों, सूर्य आज अपने जीवन के करीब आधे पड़ाव पर है। इसमें अभी तक कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है और आगे भी कई वर्षों तक ये ऐसा ही बना रहेगा। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य की उम्र लगभग 10 बिलियन वर्ष है। पिछले करीब 4.5 अरब वर्षों में सूर्य के अंदर इकट्ठा आधा हाइड्रोजन जल चुका है, लेकिन सूर्य के अंदर बचा हाइड्रोजन अभी भी 5.5 अरब साल और चलेगा। तब तक सूरज हमें रोशनी देता रहेगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सूर्य के कोर में स्थित तापमान के 1 सेकंड के प्रयोग से पूरे अमेरिका को अगले 38,000 सालों तक बिजली की जरूरत नहीं पड़ेगी। सूरज की चमक भी आज 4.5 अरब वर्ष की तुलना में 40% ज्यादा है। सूरज के बारे में कुछ और रोचक बातें। सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित एक तारा है, जिसके चारों ओर पृथ्वी सहित सौरमंडल के अन्य ग्रह चक्कर लगाते हैं। सूरज का व्यास लगभग 14 लाख किलोमीटर है, जो पृथ्वी का 109 गुना अधिक है। सूर्य हमारी धरती से देखने पर ज्यादा बड़ा नहीं लगता, क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है। पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। दोस्तों, हमारा सूरज इतना विशाल है कि इसके अंदर 13 लाख पृथ्वी समा सकती हैं।
अगर सूरज का आकार एक फुटबॉल जितना और जुपिटर का एक गोल्फ बॉल जितना कर दिया जाए तो हमारी धरती एक मटर के दाने से भी कम होगी। धरती की तरह सूर्य ठोस नहीं है, ये सारा का सारा गैसों और प्लाज्मा का बना हुआ है। सूर्य के अंदर हाइड्रोजन 74%, हीलियम 24% और बाकी 2% में लोहा, निकिल, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सल्फर, मैग्नीशियम, कार्बन, नियॉन, कैल्शियम और क्रोमियम जैसे तत्व मौजूद हैं। दोस्तों, हमने बचपन में पदार्थ की 3 अवस्थाओं के बारे में जरूर पढ़ा होगा, जो ठोस, द्रव और गैस होती है। इनके अलावा प्लाज्मा भी पदार्थ की एक अवस्था होती है, जिसके गुण ठोस, द्रव और गैस से एकदम भिन्न होते हैं। इसका कोई आकार या वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। गैस के विपरीत किसी चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में यह एक फिलामेंट या दोहरी परत जैसी संरचनाओं का निर्माण करता है। दोस्तों, सूरज की मजबूत गुरुत्वाकर्षण शक्ति सौर मंडल में विभिन्न कक्षाओं में घूमते हुए पृथ्वी सहित अन्य ग्रहों को इसकी तरफ खींच कर रखती है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल धरती से 28 गुना ज्यादा है। मतलब अगर धरती पर आपका वजन 50 किलोग्राम है तो सूर्य पर यह 1400 किलोग्राम होगा। अगर मान लें कि सूर्य की चमक एक दिन धरती पर ना पहुंचे तो धरती कुछ ही घंटों में बर्फीले ध्रुवों की तरह जम जाएगी और बर्फ के ढेर में तब्दील हो जाएगी। हमारा सूर्य सौर मंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग 99.86% समाई हुई है। बाकी केवल 0.14% में ही धरती और अन्य ग्रह आते हैं। दोस्तों, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह और 166 उपग्रह हैं। इसके अलावा बहुत सारे बौने ग्रह, हजारों क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और ढेर सारे उल्कापिंड हैं। फिर भी इन सबको अगर जोड़ दिया जाए तो ये सूर्य के आगे कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार पृथ्वी और अन्य ग्रह सूरज की परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार सूरज भी हमारी आकाशगंगा की परिक्रमा करता है। यह हमारी मिल्की वे आकाशगंगा के केंद्र में लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष दूर एक कोने पर स्थित है। सूरज हमारी आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर 251 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा करता है। इसको परिक्रमा करने में 22 से 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है। सूरज से हमारी पृथ्वी इतनी अधिक दूर होने के बावजूद सूरज की रोशनी को हमारी पृथ्वी पर आने में सिर्फ 8 मिनट 17 सेकंड का समय लगता है। सूरज की किरणों की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इसका मतलब सूर्य की किरणें एक साल में जितनी दूरी तय करती हैं, वही दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 94 खरब 60 अरब 52 करोड़ 84 लाख 5,000 किलोमीटर होता है। दोस्तों, जैसे हमारी धरती अपनी धुरी के समक्ष 24 घंटे में चक्कर पूरा करती है, इसी तरह सूर्य अपनी धुरी के समक्ष 25.6 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि हर 11 साल में सूर्य के ध्रुव बदल जाते हैं, यानी उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव बन जाता है और दक्षिणी ध्रुव उत्तरी। ऐसा क्यों होता है, ये अभी तक वैज्ञानिक पता नहीं कर पाए हैं। सूरज को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? अन्य तारों की तरह ही सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का बना एक विशाल गोला है। सूर्य यह ऊर्जा अपने केंद्र में ही पैदा करता है, जिस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। इस ऊर्जा को सतह तक आने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। सूर्य से निकली ऊर्जा का 2 अरबवां हिस्सा ही पृथ्वी तक पहुंचता है, जिसमें से 15% अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है। बाकी बची ऊर्जा में से 30% पानी को भाप बनाने में काम आती है और बहुत सी ऊर्जा पेड़ पौधों और समुद्र के द्वारा सोख ली जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में हम जानेंगे सूर्य के कोरोना का रहस्य और सूर्य के अंत के बारे में। तब तक देखते रहिए रिसर्च टीवी इंडिया।